Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. It is lecture number 8 of history of class 8. And today I'm going to discuss chapter number 1 of history. And the title of chapter number 1 is Consolidation of British Rule. So let's start. Okay, here it is the content of chapter number 1. And in my previous lectures, I had discussed the following topics. Number 1 is East India Company और उसमें establishment of East India Company and Mughal period, dissolution of East India Company and establishment of British rule, administrative structure of British Indo-Pak डिस्कस किया था. इसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सोशल रिफॉर्म्स इन इंडो-पाक ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और नेक्स्ट था कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. ये टॉपिक्स जो हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं. ओके, our today's topic is initial efforts for inclusion of native people in British administration of subcontinent. ठीक है, और इसके अलावा हम इंडियन एक्ट ऑफ 1861 को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The Muslim ruled the subcontinent for more than 1,000 years. All the communities participated in the War of Independence, but the British maltreated only Muslims. Their properties were confiscated and they were expelled from services. Their business were destroyed and they became prey of poverty and exploitation. Okay. हुआ क्या था, मुस्लिम्स जो थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने तकरीबन 1000 साल तक सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की थी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तमाम अक़वाम ने हिस्सा लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया था और इनकी जायदादें जब्त कर ली, इनको मुलाजमतों से निकाल दिया और इनके कारोबार बंद हो गए और वो मुफलिसी और बदहाली का शिकार हो गए. Sir Sayyid Ahmad Khan was distributed on the downfall of the Muslims. So he started efforts to restore the status of Muslims in subcontinent. He wrote a pamphlet, Causes of War of Independence, in which he pointed out that main causes of revolt of Muslim was exclusion of Muslims government, affairs, and they promulgated laws which were against the sentiments of the native people. Okay. मुसलमानों की जो इस सिचुएशन को, सारी सिचुएशन को देखकर, जो है उनका डाउनफॉल देखकर, सर सैयद अहमद खान जैसे अजीम लीडर जो उस वक्त मुसलमानों के लिए एक नेमत से कम नहीं थे, सो उन्होंने जो है उनको इस चीज़ का शदीद दुख था जो कुछ मुसलमानों के साथ आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था. सो उन्होंने मुसलमानों को वही मकाम जो उनका प्रीवियसली था, जिसमें कि मुगल दौर में या उससे प्रीवियसली मुसलमानों ने जो मकाम इंडिया में हासिल किया था, वही उनको वापस दिलाने की कोशिशें शुरू कर दी. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले वाले मुकाम के लिए उन्होंने सबसे जो पहली एफर्ट की थी वो ये थी कि उन्होंने एक पम्फलेट निकाला था जिसमें कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को मेंशन किया था और उन्होंने बताया था कि बगावत जो है या यहाँ के लोगों ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों लड़ी और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो सब कॉन्टिनेंट के लोगों का हुकूमत में शामिल ना होना था. अब आगे देख लेते हैं. As the British members of legislative council were not aware of the problems of native, therefore Sir Sayyid Ahmad Khan proposed that if it was impossible to include the Indian natives
in British Parliament, then local law-making councils should be comprised of native people. The proposal of Sir Syed Ahmad Khan was accepted, and under the Act of 1861 in new lawmaking council, non-official nominated members were included. The loyal and retired government officials were included in the councils, but they had no power. सो सर सैयद अहमद खान ने पहला मशवरा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिया था कि वो नेटिव पीपल को, यानी कि यहाँ के लोकल लोगों को हुकूमत के अंदर शामिल करें, और इससे जो है उनके जो सिचुएशन है सब कॉन्टिनेंट में वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और दोबारा 1857 वाली सिचुएशन पैदा नहीं होगी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान उनके साथ हुई थी. सो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनकी सजेशंस को माना भी, किसी हद तक माना, और जो ब्रिटिश मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं, लॉ मेकिंग काउंसिल को, ठीक है, जहाँ पे कवानीन बनाए जाते हैं. सो उन्होंने सर सैयद अहमद खान के प्रपोजल के तहत इंडियन नेटिव पीपल को भी इसके अंदर शामिल करना शुरू किया. और लेकिन बरसगीर के बरसगीर पाक व हिंद के कानून साज इदारों में यहाँ के लोगों की शमूलियत जो है वो इस तरीके से यकीनी बनाई गई कि 1861 में बनने वाली नई कानून साज काउंसिल्स में सब कॉन्टिनेंट के गैर सरकारी अरकान को शामिल किया गया. ये अरकान नामजद होते थे. काउंसिल्स में हुकूमत के वफादार और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन शामिल किए गए थे. काउंसिलों में बैठे हुए, काउंसिल्स बेसिकली ये लॉ मेकिंग इदारे थे, छोटे छोटे रीजनल इदारे थे जिनमें इनको शामिल किया गया था ताकि जो पावर है वो ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसफ़र हो सके. सो इन काउंसिल्स में बैठे हुए हुकूमत के वफादार और मकामी अरकान जो थे उनके पास वो उनके शमूलियत तो थी काउंसिल्स के अंदर, लेकिन उनके पास उसके इख्तियारात नहीं थे. सो बेसिकली जो थी ये इनिशियल एफर्ट सर सैयद अहमद खान की थी, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया था कि वो 18 अगर चाहते हैं कि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो सिचुएशन है दोबारा सब कॉन्टिनेंट में उनके साथ पेश ना आए, तो वो यहाँ के लोकल लोगों को गवर्नमेंट के अंदर शामिल करें. और उसके लिए फिर इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ मेकिंग काउंसिल्स के अंदर जो है यहाँ के लोकल मेंबर्स को शामिल करना शुरू किया था. और उसके लिए 1861 के एक्ट में भी उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स थे वो इस हवाले से रखे थे. अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. अंडर दिस एक्ट Indian people were included in Governor General Council for the first time in the history of India, and the process of transfer of power to grassroots level started. Okay, Indian Act के अंदर 1861 के एक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम जो है गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी जो वॉइसराय की काउंसिल होती थी उसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है इंडियन पीपल को नॉमिनेट किया गया, और ताकि जो पावर है गवर्नमेंट से वो ग्रास रूट लेवल नीचे तक जो है वो ट्रांसफ़र हो सके और यहाँ के लोकल लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके. नंबर 2 है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर पार्शली अलाउड टू लेजिस्लेट. ओके, गवर्नमेंट जो है बॉम्बे और मद्रास तो ऐसे प्रोविंसेस थे जिनकी गवर्नमेंट्स को ये अलाउ किया गया था कि वो पार्शली अलाउ किया गया था कि वो लेजिस्लेट कर सकें, यानी कवानीन बना सकें. वाइसराय वुड अप्रूव द लॉ ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और वाइसराय ने जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी जो सूबाई असम्बलियाँ थी उनके उनके लॉ को में जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के की सजेशंस को अप्रूव करता था वाइसराय, ठीक है. और बिलियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एनी कम्युनिटी or foreign affairs were to be presented with prior approval of president of provincial legislative council. और इसके अंदर जो था इन असम्बलीज के अंदर
कोई जो किसी भी एक कम्युनिटी के लिए अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनके या उनके किसी फॉरेन अफेयर्स के हवाले से किसी मेंबर ने, किसी असेंबली मेंबर ने उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देनी है या कोई सजेशन पेश करनी है, तो उसको प्रायर अप्रूवल हासिल करनी पड़ेगी, यानी पेश की इजाज़त हासिल करनी पड़ेगी। किससे? प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, यानी जो सूबाई लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट से। और लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बताया क्या होती है, लॉ मेकिंग काउंसिल होती है जिसमें लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ओवरऑल मीनिंग यही है कि मद्रास और बॉम्बे में जो है पार्शली उनको लेजिस्लेट करने या कवानीन बनाने की इजाज़त दी गई, और उनके कवानीन को जो है वो वॉइस राय अप्रूव करता था। और अगर किस असम्बलीज के अंदर किसी एक कम्युनिटी के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हवाले से या उनके फॉरेन अफेयर्स के हवाले से कोई सजेशन पेश करनी है या कोई कानून पेश करना है, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल जो है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट से लेना ज़रूरी थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन पावर टू नॉमिनेटेड एट लीस्ट 6 और मैक्सिमम 12 members of his council, with half of the members as non-official। और गवर्नर जनरल और वॉइस राय यहाँ पे एक ही मीनिंग में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो था वो नॉमिनेट कर सकता था एटलीस्ट 6 और मैक्सिमम 12 मेंबर्स को, यानी वो अपनी तरफ से 6 या 12 मेंबर्स तक मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था, और उसमें से जो हाफ ऑफ थे वो नॉन ऑफिशियल लोग थे, यानी गैर सरकारी लोग थे। ठीक है, अभी ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।